हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे राइट्स के बारे में कि राइट्स क्यों हमारी लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो एक एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, वेल बीइंग और है अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए, समाज में अच्छा जीवन जीने के लिए, और एक चीज़ जुड़ी है उसमें, रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जीने में। मान लो आप 10 स्टूडेंट है एक क्लास में, और 10 स्टूडेंट में से कुछ बच्चे प्रोपेरियस परिवारों से आते हैं, समृद्ध परिवारों से, और जो अन्य हैं 4-5 बच्चे, 2 बच्चे उनमें से मिडिल फैमिली से आते हैं और कुछ 3 बच्चे गरीब फैमिली से आते हैं। अगर क्लास में इन जो प्रोस्पेरियस घरों से बच्चे आते हैं या मिडिल फैमिली से आते हैं, उनके साथ कोई दूसरा व्यवहार किया जाए, पुअर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्लास में उन्हें इक्वल ना बैठने दिया जाए, या कुछ भी जो पार्टिसिपेशन हो क्लास में वो ना करने दिया जाए, तो वो बच्चे ऐसा लगता है कि वो मतलब अपनी आप को डिसरिस्पेक्ट महसूस करते हैं कि मेरा यहाँ सम्मान नहीं हो रहा। और व्यक्ति हमेशा वहीं जाता है जहाँ उसका सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है, जहाँ उसे लगता है कि मुझे बराबर नहीं माना जा रहा और यहाँ मेरी डिग्निटी को ठेस पहुँच रही है, वहाँ से जो आदमी है वो पलायन करना चाहता है। तो राइट्स का क्या मतलब है? राइट्स हमें अधिकार देते हैं कि यू आर द इक्वल ऑफ अदर्स। आप दूसरों के इक्वल हैं, आप ना पुअर हैं, ना आप दूसरों की नज़र में आप गरीब हैं, ना किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। यू आर द सिटीजन एंड यू आर द इक्वल फ्रॉम अदर, इक्वल टू अदर। आप दूसरों के समान हैं, तो आप अपने आप को क्या मानते हैं कि मेरे साथ इक्वालिटी का व्यवहार हो रहा है और मेरी डिग्निटी को कोई ठेस नहीं पहुंच रही। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइवलीहुड में बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर लीडिंग ए लाइफ ऑफ डिग्निटी। लाइवलीहुड का मतलब होता है कमाने का अधिकार, जीविका कमाने का अधिकार। वो डिग्निटी की तरफ तो ही ले जाता है कि हमें भीख मांग कर ना खाना पड़े किसी से, हम अपनी आजीविका कमाएं और आत्मसम्मान से खाएं। Being gainfully employed gives a person economic independence and thus is central for his and her dignity। क्योंकि इकोनॉमिक स्थिति अगर उसकी मजबूत होगी तो वो अपनी लाइफ डिग्निटी से जी सकेगी। यहाँ मैं एग्जांपल दूंगी औरत का, वुमेन्स का। वुमेन्स कहा जाता है हमारे जैसे ट्रेडिशनल समाज में कि लुगाई की, मतलब ऐसे हरियाणवी में बोला जाता है कि औरत की कमाई भी कोई कमाई होती है, औरत की कमाई खाने वाला घर अच्छा नहीं माना जाता। या हमारे तो जो पुरानी किताबें उसमें भी यही लिखा हुआ है कि औरत का कमाई हुई धन जो है वो सबसे कम श्रेणी का माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? वो भी तो मेहनत करके कमाती है, और अगर वुमेन्स कमा नहीं रही तो खर्चे तो वो करती है ना, उसे पहनने, खाने, ओढ़ने, रहने सहने के लिए ज़रूरत पड़ती है पैसे की। और अगर वो पैसा किसी दूसरे पे डिपेंड बनाता है उसको, तो वो क्या करती है? वो सदैव के लिए एक स्लेव का जीवन जीती है, दूसरों पे डिपेंड रहती है, उसे हमेशा दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। वो डिग्निटी का जीवन नहीं जी पाती। आत्मसम्मान का जीवन वो तभी जीती है जब वो खुद कमाए, उसे बार बार ये ताने ना सहना पड़े कि तुम हमारी कमाई पे पलती हो, मेरी कमाई खाती हो। और इसके लिए ज़रूरी है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन का सशक्तिकरण होना। और वो सशक्त कब होगी? जब वो इकोनॉमिक रूप से वो इंडिपेंडेंट होगी, वो किसी पिता, भाई, पति, बेटे किसी पर भी डिपेंड ना रहे, और इस तरह से वो खुद कमाए। हैविंग ओवर आवर बेसिक, क्योंकि व्यक्ति अपने राइट्स का प्रयोग तभी कर सकता है जब वो अपनी ज़रूरतों के लिए किसी पर निर्भर ना हो। अगर वो ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है तो दूसरा जिस पर वो निर्भर है उसके राइट छीन सकता है। मीट गिव अस फ्रीडम टू परस्यू आवर टैलेंट एंड इंटरेस्ट। इसके साथ साथ जो हमारी बेसिक नीड है वो तो पूरी करता ही है, हमारा जो काम है उसके साथ साथ जो हमारा टैलेंट है
उसको भी बढ़ावा देता है। मान लो एक व्यक्ति अच्छे कपड़े सीता है, फैशन डिज़ाइन में आती है कोई लड़की, साथ में तो वो उसको कमा रही है, वो इकोनॉमिक रूप से मजबूत हो रही है। दूसरी, उसका टैलेंट जो है अच्छे कपड़े बनाने का वो भी सामने आ रहा है, उससे वो फेमस होती है, उससे समाज में उसकी पहचान मिलती है। ना केवल उसका पेट भरता है बल्कि उससे उस काम से उसको पहचान मिलती है। कितनी सारी बिजनेसमैन औरतें हैं न, जो न केवल इंडिपेंडेंट हुई बल्कि साथ में उसको फेमस, वो उसका नाम, उसकी पहचान बनाने में भी वो कामयाब हुई। जैसे खिलाड़ी आपकी फुगाट पहने हैं, रेसलिंग करती हैं, साथ में तो इंडिपेंडेंट है, साथ में उनकी पहचान है, रिस्पेक्ट है एक सोसाइटी में। हज़ारों बच्चियां, हज़ारों लड़कियां उनसे प्रेरणा पाती हैं। और टेक द राइट टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ फ्रीली, और अपने आप को वो फ्रीली अपने आप विचारों को एक्सप्रेस कर सकती है, उन्हें कोई दबा नहीं सकता। फिर एक अनपढ़ वोमेन तो अपना वोट भी, जो उसका एक फंडामेंटल राइट्स है, वोट देने का अधिकार भी दूसरे के कहने से करती है। उसे सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने सिर्फ उसको वोट डालना है, क्यों डालना है, कैसे डालना है, वो बोदर नहीं करते उसके लिए। दिस राइट गेव अस द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएटिव एंड ओरिजिनल, वेदर इट बी इन राइटिंग और डांस और म्यूजिक और एनी अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज़। वो ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं राइट्स कि वो जो उसके अंदर टैलेंट छिपा हुआ है, गाने का, नाचने का, म्यूजिक बजाने का, उससे वो रचनात्मक कार्य कर सके। बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिंस इट अलो फॉर द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ्स एंड ओपिनियन। और राइट्स जिस सोसाइटी में वो उसका डेमोक्रेटिक होना ज़रूरी है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी या गवर्नमेंट ही आपको ये परमिशन देती है कि आप अपने विचार, अपने विश्वास फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट सच एज द राइट टू लाइवलीहुड, जीविका कमाने का अधिकार, और फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, अपने आप को व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार, वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, वो सभी के लिए ज़रूरी है जो सोसाइटी में रहते हैं। दे डिस्क्राइब्ड एज ए यूनिवर्सल इन नेचर, और हर कोई ये चाहता है, ये नहीं कि एक व्यक्ति से चाहता, हर कोई चाहता है कि उसे बोलने का अधिकार दिया जाए, उसे वो करने का अधिकार दिया जाए वो जो वो करना चाहता है। अगर किसी से को बोलने ना दिया जाए तो वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है, उसे सोसाइटी से हज़ारों शिकायतें हो सकती हैं। Another ground on which rights have been claimed is that they are necessary for our well-being. वो हमारे अच्छे के लिए, हम अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। They help individual to develop their talent and skills. इससे व्यक्ति अपना टैलेंट और अपनी कुशलता प्राप्त का विकास कर सकता है। उसको राइट टू एजुकेशन हेल्प टू डेवलप आवर कैपेसिटी और रीजन। एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार हमारे अंदर तर्क पैदा करता है कि ये चीज़ मैं क्यों करूं और क्यों ना करूं। गिव अस यूजफुल स्किल एंड अनेबल टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस इन आवर लाइफ। और एजुकेशन के अधिकार से हमें रीजन, तर्क मिलता है। तर्क से हमें पता चलता है कि लाइफ में क्या ज़रूरी है, हमें क्या चुनना चाहिए और क्या नहीं चुनना चाहिए। It is in this sense that education can be designated as a universal right. और इस वजह से पढ़ने का अधिकार एक यूनिवर्सल राइट है। हमारे देश के संविधान में भी 21A में इसे यूनिवर्सल फंडामेंटल राइट्स घोषित किया गया है। However, if an activity is injurious to our health, लेकिन अगर कोई एक्टिविटी है और उससे आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, जैसे कई व्यक्ति आग का खेल दिखाते हैं, सर्कस में कुएं में जैसे पट्टियां बांध कर वो चलाते हैं, अगर उससे उसकी हेल्थ को नुकसान होता है तो आप जो सोसाइटी है वो उसको मना भी कर सकती है, मतलब उस पर बैन भी लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेडिशन के नाम पर होती थी, जैसे सती प्रथा होती थी, लेकिन उससे उसकी हेल्थ और उसकी लाइफ ही चली जाती है। लाइफ का अधिकार ही क्या, जब ऐसी ऐसी रीतों के भेंट चढ़ जाए तो सरकार उसे ख़त्म कर देती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, मेडिकल रिसर्च हैज़ शोन दैट प्रोहिबिटेड ड्रग्स आर इंजीरियस टू वन हेल्थ एंड सिंस दे अफेक्ट आवर रिलेशंस विद अदर। कहने को तो शराब पीने का अधिकार ये कहा जा सकता है कि ये मेरा पर्सनल अधिकार है, लेकिन बहुत सारी स्टडी ये दिखाती हैं कि इससे हेल्थ
तो ख़राब होती है, साथ साथ में सोशली रिलेशन भी ख़राब होते हैं, बच्चे टॉर्चर होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते आगे जाकर, वो भी समाज के लिए अच्छा सिटीजन नहीं बन पाते। इस वजह से आप पूरी समाज पर असर डाल रहे हैं। तो ये आपका पर्सनल मामला नहीं हो सकता है और सरकार इसके लिए बैन भी लगा सकती है, जैसे बिहार में हर नशे पर बैन लगाया हुआ। और बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। देखो, ये हमारे डीपीएसपी में है। डीपीएसपी आपके क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, जो आपके 4th अध्याय में है। उसमें ये कहा गया कि राज्य समाज के लिए शराबबंदी कर सकता है, और ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं लिखा हुआ कि भाई शराबबंदी होगी। और इस वजह से डीपीएसपी का सहारा लेते हुए कई स्टेट, जैसे उन्हें लगता है कि इससे हमारा सारा समाज खराब हो रहा है, तो वहाँ शराबबंदी बैन की जाती है। अभी अभी हमारी स्टेट जो बिहार है, नीतीश कुमार है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उसने हर नशे को बैन किया हुआ। आप सोचते होंगे कि सारी सरकारें क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि इससे लिकर बोलते हैं इसको, लिकर पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है भाई, और सबसे ज़्यादा कमाई सरकारों की 10-15% कमाई शराब से आती है। इस वजह से सरकार जो है उसको बैन नहीं कर पाती। जैसे अब भी आप देखोगे कोविड-19 की बीमारी के वजह से कुछ दिन बंद करने के बाद मोदी सरकार पर प्रेशर डाला गया राज्यों की सरकारों द्वारा कि आप शराब को तो खोल दीजिए। क्यों? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा घाटा आता है आपके खजाने में। We can't insist that we have right to inhale or inject drugs or smoke tobacco. हम ये नहीं इंसिस्ट कर सकते कि ड्रग्स और टबैको पीना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सरकार कभी भी उसे बैन कर सकती है। जैसे स्मोकिंग है, अभी हमारी सरकार ने देखा कि जब एक आदमी स्मोकिंग करता है तो आसपास के बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट करता है। तो पब्लिक प्लेसेस पर जो स्मोकिंग है वो बैन है, ठीक है। तो इस तरह से एक व्यक्ति जो नशेड़ी है या एक व्यक्ति जो स्मोकर है, वो कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे खुले में या किसी भी तरीके से जो बैन है वो चीज़ें उसके वो खोल दी जाएं और मुझे खुले में स्मोकिंग करने की आज्ञा दी जाए। वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम? राइट्स आते कहाँ से हैं? In 17th and 18th century, political theorists argued that rights are given by its nature of God. 17वीं 18वीं शताब्दी में बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर थे, जिसमें जॉन लॉक एक थे, रूसो थे, और वही जेस मिल थे, बेंथम थे। बेंथम ने तो खैर लीगल कहा है। इनमें से आप जॉन लॉक, रूसो और जेस मिल को ले सकते हैं। और बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने कहा था कि राइट्स हमें भगवान ने दिए हैं एज ए नेचुरल बाय बर्थ, और आप कोई भी समाज या कोई भी राज्य उन्हें छीन नहीं सकता। द राइट ऑफ मैन वर ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल लॉ। ये तो भगवान के कानून है, जो प्रकृति के रूल हैं उसी के अनुसार। अरे प्रकृति ने ही हमें टैलेंट दिया, प्रकृति ने हमें बोलने के लिए जीभ दी, प्रकृति ने ही हमें सब कुछ दिया। तो ये नेचुरल है कि हम जो हमें जन्मजात चीज़ें मिली हैं उसको हम आगे बढ़ा सकें। दिस meant दैट द राइट वर नॉट कंफर्ड बाय द रूलर और ए सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि रूलर और या सोसाइटी तय नहीं करेंगे कि हमें कौन से अधिकार दिए जाएं या ना दिए जाएं, बल्कि क्योंकि ये तो हमें जन्मजात प्राप्त हैं। As such as rights are inalienable and no one can take these away from us। और इस तरह से राइट्स किसी के भी प्रति लाइबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, और कोई भी हमसे इन्हें छीन नहीं सकता। ये 17th 18th की सेंचुरी की बात है, जब किंग्स शासन करते थे और लोगों को ये था कि हमें किसी तरह से राइट्स मिल जाए। जो आज डिटेल्ड स्टडी आप राइट्स की पढ़ते हैं उस टाइम नहीं थी। उस टाइम तो जीने का अधिकार भी नहीं था व्यक्ति के पास। आज जीने के अधिकार के नाम पर भारत के कोर्ट की 30 के करीब राइट्स जुड़े हुए हैं। अगर जीने का अधिकार है तो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की ज़रूरत है, शुद्ध एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, पानी रोटी मकान की ज़रूरत है।
ये चीज़ें जीने के अधिकार में जोड़ दी। लेकिन उस टाइम 17वीं-18वीं शताब्दी में जब किंग्स और चर्च राज करते थे, जीने का अधिकार सिर्फ जीने का ही अधिकार था। इसका मतलब उस टाइम व्यक्ति के पास जीने का भी अधिकार नहीं था। तो नेचुरल उस पे नाम पे मांगे गए थे। आज हमें नेचुरल अधिकार नहीं है भाई। नेचुरल अधिकारों की परिभाषा बहुत ही ज़्यादा व्यापक हो जाती है, जिसे कोई सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती। अब कानूनी अधिकार है आपके पास, लीगल अधिकार है, लीगल, ठीक है। और लीगल में वो अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कोर्ट में खड़े होकर आप नेचुरल अधिकारों की बात नहीं कर सकते। जो भी अधिकार आपको दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। आप ये डिफरेंस करना सीख लीजिए कि जब हम 17th-18th सेंचुरी की बात करें तब नेचुरल अधिकारों की बात होती थी। आज सोसाइटी बहुत सिविलाइज्ड हो गई है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आ गई हैं, अब अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हैं। उसके बाद जो है दे आइडेंटिफाई 3 नेचुरल राइट्स। और जॉन लॉक ने 3 राइट्स बताए हैं, ये याद रखना भाई। जॉन लॉक ये ब्रिटेन का लेखक था। इसने 3 अधिकारों की बात की थी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। आपके पास जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और प्रॉपर्टी का अधिकार है। आप अपनी संपत्ति रख सकते हैं, कोई भी राजा या चर्च आपकी संपत्ति को नहीं छीन सकते। ऑल अदर राइट वर सेड टू बी ड्राइव्ड। और राइट्स के बारे में कहा गया कि ये सारे राइट इन्हीं से निकलते हैं, ठीक है ना, इन्हीं से ये मिलते हैं। ऑल अदर राइट्स वर सेड टू ड्राइव्ड फ्रॉम दीज बेसिक राइट। इन 3 राइट्स से ही दूसरे राइट्स निकलते हैं। द आइडिया दैट वी बोर्न विद सर्टेन राइट्स इज ए वेरी powerful notion because it implies that no state or organization should take away what has been given by the law of the nature। और ये आइडिया बहुत पॉपुलर हुआ उस टाइम और राजाओं को उखाड़ फेंकने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। और क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बाय नेचुरल है कि हम किसको अपने ऊपर शासक घोषित करें, किसके ऊपर नहीं। ये मेरी आज़ादी है। कोई राजा कोई भगवान ने नहीं उतारा। जैसे मैं हूँ दूसरे भी इक्वल है मेरे, कोई राजा या रंक नहीं है सोसाइटी में। क्योंकि नेचर ने सबको समान बनाया है, नेचुरल लॉ के अनुसार सभी इक्वल हैं। और इस तरह से आर्बिट्रेरी पावर्स जो राजाओं की निरंकुश तानाशाही थी उस टाइम, उनको उखाड़ फेंकने के लिए इस तरह के आइडियाज़ बहुत कामयाब हुए। और आज आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और बहुत सारे अधिकार आपको, फ्रीडम्स, वोट का अधिकार, जीने का अधिकार, ये सब उसी समय की देन है। उन्हीं ने मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष किया उनके लिए। इन रिसेंट ईयर अब द टर्म ह्यूमन राइट इज़ बीइंग यूज मोर देन द टर्म नेचुरल राइट्स। लेकिन अब मैंने बताया जैसे अब नेचुरल राइट्स की बात नहीं होती, अब होती है लीगल राइट्स की बात। अब नेचुरल राइट्स से हम बहुत आगे आ चुके हैं। दिस इज़ बिकॉज द आइडिया ऑफ देयर बीइंग ए नेचुरल लॉ और ए सेट ऑफ नॉर्म दैट आर लेड डाउन फॉर अस बाय द नेचर और गॉड अपीयर अनएक्सेप्टेबल टुडे। लेकिन जो आज है, जो गॉड या नेचर जिसे क्योंकि आज सोसाइटी पता क्या कहती है कि गॉड है भी नहीं है, पता ही नहीं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है वर्तमान में। आज राइट्स आर इंक्रीजिंगली सीन एज ग्रांटेड दैट ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स सीक और अराइव एट इन द ऑर्डर टू लीड ए मिनिमल गुड लाइफ। राइट्स आ रही इसलिए हैं क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग को ऐसी गारंटी देते हैं कि वो कम से कम अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। द assumption behind human right is that all person are entitled to certain things simply because they are human being। आज सिर्फ इसलिए नहीं कि भगवान ने हमें इक्वल बनाया है, क्योंकि ये गुड लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। दूसरे सभी पर्सन्स ह्यूमन बीइंग हैं, सब एक समान हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग ईच पर्सन इज यूनिक। ह्यूमन बीइंग के रूप में हर आदमी एक अलग है।
इक्वल वैल्यू है उसकी। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन आर इक्वल एंड नो वन इज बोर्न सर्व अदर। सब इक्वल है और कोई भी दूसरे व्यक्ति की सेवा के लिए पैदा नहीं हुआ। जैसे हमारे देश में कास्ट सिस्टम ये कहता था कि कुछ लोग शूद्र हैं और कुछ अपर कास्ट के लोग हैं और शूद्र किसी की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। राइट्स ये नहीं मानते, राइट्स की जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें नहीं मानती। ईच ऑफ अस possess an inside values, instincts values। हर आदमी की एक वैल्यू है। hence we must have equal opportunity। इसलिए हमें समान अवसर मिलना चाहिए। to be free and realize our full potential, ताकि हम अपने आप को फ्री महसूस कर सकें, अपने अंदर जो भी खूबी है उसको बाहर निकाल सके। ऐसी अवसर, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिलनी चाहिए। This conception of a free and equal self is increasingly being used to challenge existing inequalities based on race, caste, religion और gender। और इस तरह से जो फ्री और इक्वल समानता का अधिकार है वो सोसाइटी को में चैलेंज करता है उन इनइक्वालिटीज़ को जो कास्ट के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर इस विश्व में छाई हुई। Today, the UN Universal Declaration of Human Rights build upon this understanding right of its attempt to recognize those claims that the world community collectively see as being important for leading of a dignity life and self-respect। और UN आपको पता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ही ऐसी संस्था है जो विश्व में ह्यूमन बीइंग के कल्याण के लिए है। 193 देश इसके सदस्य हैं। इन्होंने डेक्लरेशन 1948 में की थी, यूनिवर्सल डेक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे डेक्लरेशन दी थी। एक घोषणा पत्र इनका आया था कि हर व्यक्ति को एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट से जीवन जीने के लिए कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएं जिससे वह व्यक्ति ना केवल सम्मानपूर्वक जी सकें बल्कि दूसरों के साथ भी मतलब इक्वल रह सके। द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स has been used by oppressed people all over the world to challenge law which segregate them। ये जो नोशन था जो 1948 में डेक्लरेशन यूएन द्वारा आया कि सभी व्यक्तियों को एज ए ह्यूमन बीइंग राइट्स मिलने चाहिए, कि उसके धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, उसे जीने का अधिकार हो, उसे समान अपॉर्चुनिटी मिले, वो डिग्निटी से जीवन जी सके, वो उसे वोट का अधिकार हो, उसे अपना मत एक्सप्रेस करने का अधिकार हो, उसे जीने का अधिकार हो, उसे एजुकेशन का अधिकार हो। वो ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड में कानून जो थे जो व्यक्ति को सेग्रेट दबाते थे, जो उनकी डिसरिस्पेक्ट करते थे, जैसे अपार्थाइड की पॉलिसी थी, जैसे साउथ अफ्रीका में, जैसे भारत में कास्ट सिस्टम था, उनको चैलेंज कर रहे थे कि आप किसी भी, या अमेरिका में गोरे और काले का या दास प्रथा थी, जो निग्रोज थे उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था, काले लोग, ब्लैक्स जो पीपल थे, इस तरह के कानूनों को चैलेंज कर रही थी ये घोषणा पत्र कि आप इस तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसके पास डिग्निटी का अधिकार है। कांट एक बड़े लेखक हुए हैं, बड़े समाजवादी लेखक थे, जर्मनी के थे। उन्होंने ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात की है कि मनुष्य की गरिमा क्या है। ये तो इस शब्द से तो आपका हर बार भाई सामना होता है कि डिग्निटी होती क्या है। एवरीथिंग हैज़ आइदर ए प्राइस और ए डिग्निटी। हर व्यक्ति की एक वैल्यू होती है, एक डिग्निटी होती है। व्हाट हैज़ ए प्राइस इन सच दैट समथिंग एल्स कैन आल्सो बी पुट इन इट्स प्लेस एज इट क्वालिटी। बाई कॉन्ट्रास्ट दैट विच इज एलिवेटेड above all price and admit of no equivalent has a dignity। हर व्यक्ति सबके समान है और समान होते हुए उसकी एक ह्यूमन डिग्निटी है। ह्यूमन बीइंग अनलाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट, एक आदमी भी दूसरों की तरह पोजेस डिग्निटी, उसकी एक डिग्निटी होती है। दे आर फॉर दिस रीजन वैल्यूएबल इन देमसेल्फ, जिसके कारण वो अपने आप को मूल्यवान समझता है। वो ये नहीं समझता कि मैं फजूल हूँ, मैं एक वैल्यूएबल पर्सन हूँ सोसाइटी का, उसके अंदर ये धारणा आती है। 18th century जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट दिस सिंपल आइडिया हैड ए डीप मीनिंग।
और ये जर्मन फिलोसोफर थे, सोशलिस्ट थे, समाज शास्त्री थे, इमैनुअल कांट। उन्होंने कहा, सिंपल आइडिया दिया था लेकिन उसका मीनिंग बड़ा गहरा है। इट मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज़ डिग्निटी एंड ought टू बी ट्रीटेड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग। मतलब हर आदमी की एक वैल्यू है और उसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए, उसे जानवर की तरह या उसे एक धर्म जाति के मेंबर के रूप में ट्रीट ना किया जाए, उसे एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट किया जाए, वो भी दूसरों के समान इक्वल है, समानता के का व्यवहार उसके साथ किया जाना चाहिए। राइट्स हैज़ बीन used by oppressed people all over the world to challenge law which segregate them and denied them equal opportunity and rights। मैंने बताया कि बहुत सारे देशों में हर तरह के जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर भेदभाव था, गोरे और काले का भेदभाव था, जाति के पाति के नाम पर भेद था, स्त्री पुरुष के नाम पर भेदभाव था। जो ऑप्रेस्ड पीपल थे, जो दबे हुए थे, जिनके साथ भेदभाव हो रहा था, ये चैलेंज कर रहे थे अपने देशों की सरकारों को कि आप हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकते, हमारे को भी उतना ही अधिकार है जितना कि दूसरों को। In fact, it is through the struggle of group that have felt excluded that the interpretation of the existing right has something been altered। और ये चैलेंज कर रहे थे कि जो वर्तमान में कानून है उन्हें बदलने की ज़रूरत है। वो राइट्स नहीं देते, वो भेदभाव को बढ़ाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाते हैं। स्लेवरी हैज़ फॉर इंस्टेंस, इस तरह से दास प्रथा थी, लोगों ने दबाव डाला कि इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। भगवान ने किसी को दास और किसी को मालिक नहीं बनाया, सब व्यक्ति समान हैं। बट देयर आर स्ट्रगल, लेकिन जो लोग मालिक थे वो क्या अपनी पोजीशन इतनी जल्दी छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दासों को या जिसके साथ भी भेदभाव हो रहा है उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई भी जो पोजीशन प्राप्त है समाज में, वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके पास भी एक तर्क है कि मुझे क्यों स्वामी बनाया गया है। आगे आप अरस्तु को पढ़ोगे कि वो किस तरह से दास प्रथा को अच्छा बताता है। इस तरह से मालिक के पास भी तर्क है। 1865 में अमेरिका में एक बड़ा गृह युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि जो अब्राहम लिंकन है वो स्लेवरी को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन जो अमेरिका की दक्षिण स्टेट थी, सदर्न स्टेट, जो कृषि पर आधारित थी और दासों से बड़े काम थे उनको, वो बिल्कुल भी ख़त्म करना नहीं चाहते थे। इसलिए अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। बहुत लंबा युद्ध चला लेकिन जीत हुई और अंत में स्लेवरी को ख़त्म किया गया। जो इसका विरोध कर रहे थे उनके पास भी तर्क था कि स्लेवरी क्यों सही है। स्ट्रगल करना पड़ता है, बट देयर आर अदर स्ट्रगल दैट हैव ओनली ए लिमिटेड सक्सेस। इवन टुडे देयर आर कम्युनिटीज स्ट्रगलिंग टू डिफाइन ह्यूमैनिटी इन ए वे विच इंक्लूड्स देम। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं कि हमें भी ह्यूमैनिटी में शामिल किया जाए। जैसे हमारे देश में आज भी औरतें अपने समान स्टेटस पोजीशन के लिए लड़ रही हैं। घर में राइट्स का वायलेशन होता है, उनके लिए लड़ रही हैं। द लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स विच पीपल हैज़ क्लेम्ड हैज़ एक्सपेंडेड ओवर द ईयर। मैंने पहले भी बताया है कि ह्यूमन राइट थोड़े से राइट से शुरू हुआ था, जैसे लाइफ, लिबर्टी और फ्रीडम। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी 3 ही अधिकार थे, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुके हैं अधिकार, बहुत ज़्यादा। अब तो जीने के अधिकार के साथ, वोट के अधिकार के साथ, जैसे वोट का अधिकार दे दिया, पहले वोट का अधिकार ही नहीं था तो वोट का डिमांड मांग लिया। अब क्या कहेंगे कि जी हमें ऐसी कंडीशन भी दें कि हम वोट डाल सकें। मान लो एक मजदूर है और वो, उसका परिवार अगर भूखा मरता है वोट डालने के कारण कि उसे घर रहना पड़ता है और वो कमाई नहीं करके लाता, तो वो कहता है कि जी मुझे आप उस दिन के पैसे दीजिए अगर आप मुझसे वोट डलवाना चाहते हैं। तो यहाँ तक एक्सपेंड हो चुके हैं आपके राइट्स हैं। ओवर द ईयर एज ए सोसाइटी फेस न्यू थ्रेट्स एंड चैलेंज, क्योंकि सोसाइटी के सामने नए नए चैलेंजेस और नए नए थ्रेट्स आ गए हैं। कांट को पढ़ लेते हैं हम। फॉर कांट टू ट्रीट पीपल विद डिग्निटी वाज टू ट्रीट देम मोरली।
वो कहते हैं डिग्निटी का मतलब है उसे नैतिकता के साथ व्यवहार करना। दिस आइडिया बिकम ए रैलिंग पॉइंट फॉर दो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट सोशल हायरार्कीज एंड फॉर ह्यूमन राइट्स। ये उनके लिए बहुत ही सपोर्टिंग आइडिया था जो समाज में सोशल हायरार्की मतलब होता है एक पद के नीचे दूसरा पद, ऐसे कि टॉप पे कोई और बैठा है, मिड में कोई और है, सबसे नीचे, जैसे भारत में जाति प्रथा, उसके विरुद्ध जो लड़ रहे थे और ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे थे। कांट व्यूज रिप्रेजेंट व्हाट इज कॉल्ड द मोरल कंसेप्शन ऑफ राइट। मतलब नैतिक रूप से भी, न केवल वैधानिक रूप से ज़रूरी है बल्कि नैतिक रूप से ज़रूरी है कि उनको अधिकार मिले। दिस पोजीशन रेस्ट अपन टू आर्गूमेंट। ये दो आर्गूमेंट पर तर्क पर आधारित है। फर्स्ट, वी वुड बी ट्रीटिंग अदर एज वी वुड लाइक टू बी ट्रीटेड आवर सेल्फ। हमें दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जिससे हम चाहते हैं कि दूसरा भी हमारे साथ व्यवहार करे। मतलब हम दूसरों से क्या चाहते हैं कि दूसरा हमारी रिस्पेक्ट करे, हमें इक्वल समझे, हमारे साथ भेदभाव ना आए। लेकिन जब दूसरा आपसे इन चीज़ों की डिमांड करता है तो आप किसी कारण से पीछे हट जाते हैं कि नहीं जी, ये अधिकार तो हम आपको नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो कांट ये बड़ा अच्छा तर्क देते हैं कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप दूसरों से चाहते हो। सेकंड, वी शुड मेक श्योर दैट वी डू नॉट ट्रीट द अदर पर्सन एज मीन्स टू आवर एंड्स। हम दूसरों को अपने साध्यों को पूरा करने के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे स्वामी कहता है कि मैं दास प्रथा इसलिए नहीं खत्म होने दूंगा क्योंकि मेरा स्वामित्व खत्म हो जाएगा, मेरी खेती खराब हो जाएगी। या महिलाओं का डोमिनेशन घर में इसलिए नहीं होता कि पुरुष ये चाहता है कि मेरा डोमिनेशन ना खत्म हो जाए। तो आप अपने मकसद के लिए दूसरों का प्रयोग नहीं कर सकते। We should treat people as we treat a pen, a car, a horse. That is, we should respect people not because they are useful to us, but because they are after all human being. हमें इसलिए नहीं उनका प्रयोग करना चाहिए, इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे लिए यूजफुल हैं, बल्कि इसलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है हमारी तरह से, और हमारी तरह से उनको भी उन्हीं राइट्स की ज़रूरत है जिन्हें हम महसूस करते हैं कि इन राइट्स की हमें भी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।